गुड इवनिंग डॉक्टर्स, माय डियर डॉक्टर्स, हाउ आर यू? आप लोग सब कैसे हैं? जल्दी से मुझे बता दें। टाइम मैंने देख लिया। बितेश तिवारी बोल रहे हैं कि कहाँ हैं बेटा, मैं आपके सामने ही हूँ। बितेश, हाउ आर यू? शुरू करते हैं। कल जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे। आज आपके बहुत सारे डाउट्स मिले और उन डाउट से रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी सीरियसनेस क्या है। तो उन डाउट से ही मैं क्विक रिकैप से शुरू करूंगा। सबसे पहले चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इट इज 5 o'clock से 8 मिनट्स हम लोग लेट हैं। तो चलिए आगे लेट नहीं करते। सबसे पहले मीट आवर बेस्ट नीट टीम ऑफ इंडिया, डॉक्टर सचिन कपूर, अश्वनी त्यागी, नमो सर एंड महेंद्र सर। ये आप लोगों के सपनों को साकार करने के लिए फिर वही डायलॉग मैं बोलूंगा, क्योंकि डायलॉग आप इसे समझेंगे तो ये डायलॉग ही रह जाएगा। अगर आप इसे सच्चाई समझेंगे तो इट इज एन स्टेटमेंट कि याद रखना है ये बात कि ये टीम आपके सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। उसमें बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जो महेंद्र सर बोलते हैं आहुति की जरूरत है, वो आप जरूर डालते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए फटाफट से कुछ जनरल स्लाइड्स में। ये लेक्चर 2 है आज का एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम बोहर्स मॉडल तक, रदरफोर्ड मॉडल तक पहुंचेंगे। उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हल्का सा आइडिया देने की कोशिश करूंगा। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डिस्चार्ज ट्यूब में, जिसे आप कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, उसके अंदर हम हाई प्रेशर यूज क्यों नहीं करते, लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, कैथोड रेज कहां से ओरिजिनेट होती हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ कैसे कर देती है, मींस आउट ऑफ द एटम कैसे ले आती हैं। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। मजेदार चीजें होंगी। तो जल्दी से आप लोग, थैंक यू वेरी मच। फाजिल मदनी कहां हैं आप? फाजिल, मिस्टर आमिर, यस आमिर अख्तर, शुभम, डॉक्टर विजय, आकाश, शुभम, कुलदीप त्रिपाठी, कुलदीप, समांता, हाउ आर यू बेटा, आप कैसे हैं? सिमरन, यस। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। कुछ जनरल स्लाइड। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद ब्राउजर में जाके tinyurl.com/neetlivechat टाइप करने के बाद ज्वाइन द ग्रुप का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। 4000 प्लस स्टूडेंट वहां पे इतने छोटे टाइम में जुड़ चुके हैं। आपके रेस्पॉन्स के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं सबसे पहले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। याद रखना है, छोटी छोटी चीजों से मिलके बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आज के लेक्चर में 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे आपके कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे आने वाले एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये हमारा प्लस के जो टेस्ट है, प्लस पे क्या है आप देख लीजिए। एक बार एक्सप्लोर जरूर करें, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। वहां पे टेस्ट, क्विज, डाउट सेशंस, मोर पर्सनलाइज्ड अटेंशन 1-to-1। एक भी डाउट आपका अनअटेंडेड नहीं जा सकता है वहां पे, ठीक है ना। आप डाउट एक्सप्लोर करेंगे वहां पे तो टीचर्स को फॉलो करने का ऑप्शन भी है, ताकि वो जब कभी आप लोगों के लिए कोई नया समाचार लेके वहां पे आए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो वहां पे टीचर को फॉलो करने का ऑप्शन भी है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे देखिए, ये बेस्ट टीम वहां पे अवेलेबल है, साथ साथ स्पेशल क्लासेस, ये सब वहां चलता रहता है। बहुत इंडिया के टॉप एजुकेटर्स भी वहां पे अवेलेबल हैं। तो मतलब आपके डोमेन बहुत बड़ी हो जाती है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं, स्पेशल कोर्सेज चल रहे हैं। ये सारी चीजें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, फिर प्लस पे जाइए, नीट सेक्शन में आप जाएंगे। नीट सेक्शन में आपके पास कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। तो उसमें से आप 1 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो। जो भी आपको पसंद आए वो ऑप्शन आप लीजिए। सलाह अगर आप मान के चलेंगे तो जितना लंबी दूरी अगर आपको दौड़ना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी प्रॉपर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी है कि आप, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त आने वाला है, जुलाई के बाद अगस्त आएगा। बेटा आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम तो मई में जाके होगा। एक एग्जाम अगर आपका फरवरी में हो भी जाता है तो दूसरा एग्जाम क्या होगा, मई में होगा। और दोनों का बेस्ट, दोनों में से जो भी बेस्ट होगा उसका परसेंटाइल काउंट होगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी है। अगर फरवरी में हुआ तो कंडीशन सप्लाई अभी तक अनाउंस्ड नहीं है, तो अगर 1 फरवरी में हुआ भी तो आप टाइम काउंट ना करें कि सर 6 महीने ही बचे हैं। आपके पास पूरा 1 साल का टाइम है, आप 1 साल की ड्यूरेशन लेके चलें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, दिमाग लगाएं थोड़ा सा। अब यहां से हम इसके आगे नीट लाइव कोड आपने जरूर यूज करना है जब आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाएं। उससे आपको फायदा होगा सीधे 10% माइनस, यानी आपका जो 25,000 का 1 साल का सब्सक्रिप्शन था वो अब सिर्फ 22,500 में आपको मिलेगा।
यानी 60 रुपीज पर डे। ठीक है गाइस, तो ये टाइम मैंने आपका लिया, देखो 8 पे मैंने शुरू किया था, 4 मिनट में सारा मसाला निपटा दिया। ठीक है ना, आप देख सकते हैं टाइम, आपके स्क्रीन पे टाइम आ रहा होगा। शुरू करते हैं जल्दी से। तो जो लोग कहते हैं कि 12-15 मिनट लगाते हैं जनरल डिस्कशन में, गलत है। आप देखो 4 मिनट आप काउंट कर ले चाहे। तो यहां से देखिए क्विक रिकैप, सबसे पहले आपके डाउट्स के ऊपर ये रिकैप है, जरा ध्यान दें, यानी आपका एक भी डाउट अनअटेंडेड नहीं जाने वाला। तो यहां पे देखिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली पॉइंट मुझसे बच्चों ने पूछा कि कैथोड रेज निकलती कहां से है। तो याद रखना है, जब हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, जब हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं बच्चों, तो उससे क्या होता है, उससे थर्मल मतलब टेंपरेचर बढ़ने की वजह से या टनलिंग इफेक्ट होता है। टनल एक वो अलग इफेक्ट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप सिर्फ इतना समझेंगे जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ता है किसका, कैथोड का, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एमिट होकर एनोड की तरफ जाते हैं। रास्ते में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ वो क्या करते हैं, टक्कर मारते हैं। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो उस गैस को क्या कर देते हैं, आयोनाइज। तो याद रखना है, गैस को जब वो आयोनाइज करते हैं, सपोज मैंने कौन सी गैस ली, हाइड्रोजन गैस ली, तो गैस की जब इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर होगी तो ये क्या है बेटा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये इसे बना देगा प्लस, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएंगे, ये जाएंगे अब कैथोड की तरफ। किधर की तरफ, अब देखिए ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की एनोड की तरफ। इन्हें बोलते हैं कैथोड रेज। क्या बोलते हैं इन्हें, कैथोड रेज। किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ भागेंगे ये। और ये किसकी तरफ जाएगा, अब ये अब जाएगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। तो आप सब समझ ले ये चीज, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनोड रेज। क्या बोलते हैं इन्हें, एनोड रेज। और इन्हें क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। तो आप देखो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, दोबारा से सुन लो। कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, उन्होंने क्या किया, जाके गैस मॉलिक्यूल से टक्कर मारी। अब पॉइंट ये आ जाता है, आपके डाउट का ध्यान से सुनना। अब ये देखो कितनी आसान सी बात थी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ बच्चों से पूछा जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ टक्कर मारेगा तो क्या होगा, इतनी ज्यादा एनर्जी है उसके पास कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, नॉकआउट कर देगा, सीधे बाहर फेंक देगा निकाल के। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। जो प्लस है वो किधर भागेगा, जो प्लस है वो माइनस की तरफ जाएगा ऑब्वियसली, और जो माइनस है वो किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ। जो प्लस की तरफ जा रहा है उसे बोलते हैं कैथोड रेज, जो माइनस की तरफ जा रहा है उसे बोलते हैं एनोड रेज। इसका मतलब समझ गए आप, इसका मतलब यह है जहां पे कैथोड रेज है वहां पे एनोड रेज भी होती हैं, हम उन्हें देख पाए या नहीं देख पाए। गोल्डस्टीन ने क्या किया था, परफोरेटेड कैथोड लेके इन्हें डिटेक्ट किया था, प्रेजेंट वो पहले से थी वहां पे। ये बात याद रखनी है। बात समझ में आ गई ना बच्चों, देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब जरा दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरे पॉइंट पे ये था व्हाई, क्वेश्चन ये पूछा गया था, व्हाई लो प्रेशर। लो प्रेशर हम लोग क्यों लेके चलते हैं, हम कैथोड ट्यूब के अंदर, कैथोड रे ट्यूब के अंदर। एक बच्चे का डाउट ये भी था कि विलियम क्रुक्स ने उन्हें डेवलप किया था। बेटा विलियम क्रुक्स ने कुछ नहीं किया, विलियम क्रुक्स ने इसके आगे की चीजें की हैं। उसने क्या किया है, कैथोड रे ट्यूब को मॉडिफाई करके क्रुक्स ट्यूब बनाई थी, जिनमें क्या होता था, फैराडे डार्क रीजन्स बने थे। तो वो अलग बात है, वो उसके बाद की बातें हैं। तो क्रुक्स ने डेवलप नहीं किया उन्हें, जूलियस प्लकर ने स्टार्ट किया था उन्हें। तो ये बात याद रखनी है आपने, और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए उसके बाद के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसके ऊपर 1886 से लेके 1897 तक रिसर्च की है, जे थॉमसन जैसे साइंटिस्ट लोगों ने। तो उनमें बहुत सारी टीम थी, ठीक है। जैसे हम मिलिगन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उसमें फ्लेचर भी था, लेकिन उसका नाम नहीं लेते हैं, मिलिगन एक्सपेरिमेंट ही बोलते हैं, क्योंकि टीम लीडर वो था वहां पे। तो ये बात याद रखनी है। अब प्रेशर लो क्यों लेते हैं डॉक्टर्स, आपको मालूम है प्रेशर लो क्यों लेते हैं? आप सोचिए, अखिलेश सोच रहे हैं, डॉक्टर अखिलेश जल्दी से मुझे बताएं। आपको इस बारे में भी बताऊंगा कि फ्लोरेसेंस कहां से आती है, वो फ्लोरेसेंस क्यों होती है, ठीक है ना। तो जल्दी से मुझे बताएं, फास्ट कि यहां पे आप देखो जरा एक बार, ये बताइए मुझे कि लो प्रेशर क्यों लेते हैं। सुनना जरा ध्यान से डॉक्टर्स, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैथोड रे ट्यूब के अंदर हम लो प्रेशर क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा हुआ तो गैस की मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ जब इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेंगे तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन को इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन को यहां से ट्रेवल करना है यहां तक। आप ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स को इस ट्यूब के अंदर, इस किससे,
आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से ट्रैवल करना है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करना है तो रास्ते में अगर गैस मॉलिक्यूल के साथ टक्कर हो गई तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो गैस आयनाइज होना शुरू होती रहेगी, प्लाज्मा स्टेट बन जाएगी। यानी प्लाज्मा की वजह से गैस का क्या लेके चलते हैं हम लोग, कैथोड रे से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम लो प्रेशर क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि अगर आपने लो प्रेशर क्रिएट नहीं किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा होंगे कि अनदर स्टेट बन जाएगी जिसे आप प्लाज्मा स्टेट बोलते हो, इसलिए लो प्रेशर लिया गया था। बात समझ में आई? तो ये बात टू इंक्रीज द स्पीड, ये बारे में भी बात करेंगे बेटा। तो देखो यहां पे ये बातें हो गई, याद रखना है क्या होगा, हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर क्या हुआ हाई तो क्या बनेगा, प्लाज्मा स्टेट बन जाएगी। अगर हमारे पास क्या है, लो प्रेशर पे ही इलेक्ट्रॉन वुड बी एबल टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। सो लो प्रेशर पे ही कैथोड रे ट्रैवल कर पाएंगी, वरना वो ट्रैवल करने से पहले ही क्या होंगी, टक्कर मार देंगी और प्लाज्मा स्टेट में गैस आयनाइज हो जाएगी, आयनाइज स्टेट बन जाएगी। ये बात याद रखनी है। तो ये दो बातें आपको मैंने बता दी। अब आगे बढ़ जाते हैं। और एक चीज और भी देखो, कोई भी गैस हो उसमें से इलेक्ट्रॉन ही बाहर आएगा, तो इसके लिए E/m वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट, यानी E/m वैल्यू। लेकिन इसके लिए अगर मैंने गैस हाइड्रोजन के बजाय क्या ले लूं, यहां पे हीलियम, अगर मैं गैस हाइड्रोजन की बजाय हीलियम लेके चलूं तो क्या होगा, देखो ये बातें तो बहुत सारे बच्चों को शायद आज ही पता चल रही होंगी कि गैस में लो प्रेशर क्यों लेते हैं, गैस आयनाइज क्यों होती है, कैथोड रेज सबसे पहले कहां से निकलती हैं, वो टक्कर कैसे मारती हैं, आयनाइजेशन कैसे होता है, ये सारी बातें आपको अभी पता चल रही है। तो जल्दी से देखिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, आज फिर हमारा अब टारगेट लगातार ये दिल मांगे मोर वाला कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं डॉक्टर्स। सो प्रतीक थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू बेटा, जय हो आपकी। ओके, मैं डॉक्टर्स की जय बोलूंगा। मुस्कान थैंक यू, मुस्कान उर्मालिया, बातें समझ में आ रही हैं। बहुत सारी नई बातें आपको पता चली होंगी कि प्लाज्मा बन जाएगा इसलिए लो प्रेशर ले रहे हैं, गैस में मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पहले टक्कर मारता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चलते हैं आगे, तो ये बात याद रखनी है। और कैथोड और एनोड रेज साइमल्टेनियसली बनती है, ये बात भी आपको पता चल गई। तो चलिए, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर समांता, डॉक्टर अश्विनी, ओके अश्विनी, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर अदिति, डॉक्टर सुशांत, बहुत सारे हैं जो लगातार, प्रतीक तो लगातार यही बना रहा है बेटा, पार दिखा रहे हो अपनी। चलिए, हमारा टारगेट कितना है बेटा, आप देखिए डॉक्टर्स, आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा क्या है, आज 400 लाइक का टारगेट है मेरा, 400 से नीचे नहीं रहना है हमें, ये बात याद रखनी है। 400, ओके, यू गॉट इट, 400 लाइक्स, दैट इज गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तो बेटा बहुत भयंकर वाला पाप लगने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं जरा फटाफट से। अब देखिए, इसके बाद क्विक रिकैप में के बाद इस बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि सर इसे एक बार फिर बताइए, तो मैं इसे एक बार फिर बता देता हूं। स्पेशली वो लोग जो अभी देख रहे हैं वो समझ गए होंगे जिन्होंने टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि बेटा आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसे दोबारा जरूर बताऊंगा। तो मैं दोबारा बता रहा हूं इस क्वेश्चन को आपकी डिमांड पे। दोबारा से देखो, यहां पे हमारे पास एक ड्रॉप क्या है D1, दूसरी ड्रॉप क्या है D2, तीसरी ड्रॉप क्या है D3, चौथी ड्रॉप क्या है D4। आप देखिए कितनी ड्रॉप्स हैं, यहां पे 4 ड्रॉप्स हैं। हमें एक पहले वाली ड्रॉप पे कितना चार्ज दिया गया, हमें दिया गया 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 15 कूलम्स। ओके, दूसरी पे हमें कितना दिया गया है, 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 15 कूलम्स। तीसरी पे हमें दिया गया 4.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 15 कूलम्स। हमें पता है चौथी पे हमें कितना चार्ज दिया गया है, चौथी पे हमें चार्ज दिया गया है 6.0 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 15 कूलम्स। ओके, ये तो यूनिट्स हैं। अब जरा एक बार आप सोचो, हमें क्या बोला गया है, क्वांटाइजेशन, विलियम जो मिलिकन एक्सपेरिमेंट में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या आता है, Q इज इक्वल टू आ जाता है Ne। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद रिपीट नहीं होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा फॉर श्योर, ठीक है ना, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहां पे n जब मिनिमम होगा, जब यहां पे n मिनिमम होगा तो सबसे छोटा चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे जो सबसे छोटा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना हो जाएगा, सबसे छोटा चार्ज इन चारों में से कौन सा है, इन चारों में से सबसे छोटा चार्ज ये क्या है, स्मॉलेस्ट। तो दिस चार्ज शुड बी दी यूनिट 1, यूनिट चार्ज, यूनिट का मतलब तो सबसे छोटे से ही शुरू करोगे ना, तो ये यूनिट चार्ज हो गया। तो हमें अब ये चेक करना है कि क्या ये इसे वेरीफाई करता है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि Q हमने रखा Ne, E का चार्ज कितना हमारे पास, यस 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 15। तो हमने ये फॉर्मूले में रख के देखा, तो Q इज इक्वल टू N की वैल्यू 1 इंटू 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 15, ये वेरीफाई हो गया, सही है। N की वैल्यू 1 है,
n की वैल्यू 1 है ना, अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15, सो विच इज 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 15। तो ये वाली ड्रॉप आ गई, पता चल गया कि ये भी वेरीफाई हो रहा है। ऐसे q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3d1 और q4 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4d1। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास Q इक्वल टू क्या होता है Ne, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहां पे चार्ज कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। बात समझ में आई डॉक्टर्स? तो जल्दी से आप लोग ये बात आगे देखो, आगे आप लोग पहुंचाएं, उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यार जब किसी बच्चे को देखता हूं, जब वो मुझसे बात करता है कि सर मेरे इतने मार्क्स आए थे, मैं क्या करूं, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, नाउ आई एम कमिंग आउट ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन, ठीक है ना। यू कैन नॉट इमेजिन दैट मोमेंट, व्हाट लाइक हाउ डज इट फील लाइक, वो कैसा मोमेंट होता है। क्योंकि आप समझिएगा ये चीज, आप एक स्टूडेंट नहीं है, आप एक करियर हैं, आप एक डॉक्टर हैं। एक करियर बनाने में एक टीचर का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी एक बच्चे की भी हेल्प कर पाऊं मैं, किसी एक बच्चे की भी इस प्लेटफॉर्म से अगर किसी एक बच्चे की भी हेल्प हो पाती है, कोशिश करेंगे हम लोग कि उसकी जितनी मैक्सिमम हो सकती है हेल्प करें, ताकि उसके करियर में जो उसने सोचा उसका सपना जरूर साकार हो जाए। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप लोग लास्ट कॉर्नर तक बैठे बच्चे तक ये बात पहुंचाएं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। ये पहुंचाने में मेरे ख्याल से भलाई करने में कोई बुराई नहीं होती कभी, ये बात याद रखना है। सो यहां पे अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। आज का डिस्कशन मैं यहां से थोड़ा शुरू करूंगा, आप ध्यान दें बेटा। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। आप आपस के डिस्कशन को अभी रोकेंगे, थोड़ा समझेंगे, आगे का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, यहां पे हमारे पास क्या अभी रिकैप था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में क्या हुआ गाइस, गोल्डस्टीन ने क्या किया बेटा, गोल्डस्टीन ने सबसे पहले ये किया, देखो गोल्डस्टीन ने क्या किया, ही परफॉर्म्ड द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट अगेन। क्यों, ऐसा क्यों किया उसने, मैं आपको अभी दिखा सकता तो दिखाता, लेकिन अगली स्लाइड में, अगले लेक्चर में मैं आपको जरूर दिखाऊंगा ये चीज कि कैथोड रेज क्या करती हैं। कैथोड रेज यहां से निकली, ये क्या था हमारे पास कैथोड, परफोरेटेड कैथोड, और ये एनोड है। कैथोड रेज यहां से निकली, देख रहे हो आप लोग, ये नेगेटिव, ये कैथोड रेज यहां से निकली और यहां पे उन्होंने क्या कर दिया, यहां पे और आसपास के एरिया में उन्होंने क्या कर दिया, ग्रीन ग्लो, क्या कर दिया, ग्रीन ग्लो, उन्होंने ग्रीन ग्लो किया। अब उसने देखा, गोल्डस्टीन ने देखा परफोरेटेड का मतलब समझिएगा बच्चों, जिन्हें परफोरेशन के बारे में नहीं मालूम है, जालीदार परफोरेटेड कैथोड यूज किया। किसने, गोल्डस्टीन ने इसी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म किया। इस बार उसने क्या किया, उसने सोचा यार जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव भी तो आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस उसने ज्यादा यूज की और उसने इमीडिएटली क्या किया, परफोरेटेड कैथोड यूज किया। ये उसका कौन सा अटेम्प्ट था, 34th अटेम्प्ट। कौन सा अटेम्प्ट था, 34वें अटेम्प्ट में उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं जालीदार परफोरेटेड कैथोड यूज कर लूं, जाली वाला जिसके अंदर छेद हो, वो वाला कैथोड यूज कर लूं। तो उसने कैथोड यूज किया, तो उसमें से क्या हुआ, इमीडिएटली उसने देखा कि यहां पे देखो ये वाला कलर, यहां पे देखो येलोइश ग्लो हो गई, क्या हो गई यहां पे, येलो। तो इस बार क्या हुआ, इस बार नॉट ओनली कैथोड रेज बट अनदर टाइप ऑफ इनविजिबल रेज आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली व्हिच क्रिएटेड yellow glow over the wall behind cathode by passing through these holes. इनको क्या बोला गया, canals, by passing through these canals. Okay, so these rays were called canal rays. इन्हें एनोड रेज नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एनोड से नहीं निकलती हैं, तो ये गलत वर्ड है एनोड रेज। ये क्या होती है, कैनाल रेज होती है। इनका नाम, इन्हें पॉजिटिव रेज भी कह सकते हैं। तो दीज रेज वर कॉल्ड कैनाल रेज। ओके, और क्या बोला जाता है इन्हें, पॉजिटिव रेज। क्या बोलते हैं इन्हें बेटा, पॉजिटिव रेज। और साथ साथ इन्हें एनोड रे बोला जाता है, लेकिन वो गलत है, मैं बार बार बोल रहा हूं। एनोड रे टर्मिनोलॉजी साइंटिस्ट लोग क्या मानते हैं कि गलत है, वो सही नहीं है। तो याद रखना है, क्योंकि ये एनोड से नहीं निकलती हैं। कैथोड रे ओरिजिनेट कैथोड से होती हैं शुरुआत में ही, लेकिन एनोड रेज का कभी भी एनोड के पास, एनोड के साथ कोई भी किसी तरह का वास्ता, रिश्ता, मतलब नहीं होता है। एनोड रेज कहां से होती हैं, ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ द गैसेस। मैं बताता हूं आपको कैसे। देखो मैंने क्या किया बेटा, हाइड्रोजन गैस ले ली, हाइड्रोजन गैस ली तो मेरे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नॉकिंग के बाद मेरे पास बना H+,
मैं इसको ऐसे बनाता हूं, थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूं आपको। इधर देखिएगा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को यह समझ में थोड़ा बेटर आ जाए। यहां पे देखिए मेरे पास क्या था बेटा, मेरे पास यहां पे हमने किया ये कि हमने लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या निकला, हाइड्रोजन से निकला H+ और साथ में क्या हुआ प्लस इलेक्ट्रॉन। और दूसरा मैंने इस बार क्या ले लिया, ग्रीन से ले रहा हूं, मैंने इस बार लिया हीलियम। हीलियम से क्या निकला, हीलियम से बना हीलियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तीसरा मैंने इस बार क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ब्लैक से ले रहा हूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या बना O+ प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां पे दिमाग मत लगाना, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि ऑक्सीजन हीलियम सबको आयनाइज किया जा सकता है, इतनी ज्यादा एनर्जी वहां पे होती है। अब देखो जरा एक बार, आप जरा नोटिस करो इस डब्बे को जो मैंने अभी बनाया, ये देख रहे हो सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। और इस डब्बे को भी जरा नोटिस कीजिए आप लोग, जो मैं अभी रेड से बना रहा हूं नीचे, ये देखिए ये क्या है, सबके सब इलेक्ट्रॉन। आप देखो इस डब्बे में चीजें चेंज हो रही हैं बार बार, यानी गैस टू गैस चेंज होता जा रहा है, लेकिन इस डब्बे में देखो सारे बिल्कुल सेम है, चाहे हाइड्रोजन से आए, चाहे हीलियम से आए, चाहे ऑक्सीजन से आए, यानी ये वाली चीजें तो कभी चेंज नहीं हो रही है। और इधर क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इधर क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये पॉजिटिव तो इधर जाएंगे, इन्हें क्या बोलेंगे, एनोड रेज। हालांकि टर्मिनोलॉजी फिर बोल रहा हूं मैं गलत है, लेकिन बोलते एनोड रेज हैं, आपने एनोड रेज पढ़ा है अब तक, तो मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहता। इन्हें कैनोड रेज बोलेंगे, पॉजिटिव रेज। और ये किधर जाएंगी, ये जाएंगी पॉजिटिव की तरफ, इन्हें बोलते हैं कैथोड रेज। तो आप देखो एनोड रेज गैस टू गैस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, गैस टू गैस क्या होंगी, ये चेंज हो जाएंगी। लेकिन कैथोड रेज आप देखिएगा फिक्स्ड है बिल्कुल, ये कभी चेंज नहीं होती हैं। आप कोई भी गैस ले लो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये चेंज नहीं होने वाली। यानी कैथोड रेज के लिए E/m, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास, वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जबकि एनोड रेज के लिए यहां पे मास कितना है, यहां पे मास है U, यहां पे मास कितना हो जाएगा 4U, यहां पे मास कितना है 16U। तो आप देखो मास ही अलग हो गए हैं, तो E/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि मास बढ़ रहा है। तो E/m लगातार घटता जा रहा है इधर को। तो ये बातें समझ में आ रही हैं आपको, क्लियर है बात बिल्कुल। जल्दी अगर आपको क्लियर है ये बात, तो जल्दी से आप मुझे बताएं। और हमारा टारगेट फिर आप लोगों ने कहां लेके जाना है हमें से, 400 लाइक्स बिफोर दिस लेक्चर एंड्स गाइस। ओके, दिस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओके शुड बी द रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ दिस ओके ई लर्निंग। तो ये बात याद रखनी है, ये आपकी वजह से ही होगा। तो जल्दी से आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर है, तो आप देखो जरा एक बार, ये वाले सब, ये सारा मसाला इधर की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और परफोरेशन से। तो ये हमारे पास क्या थी जो इधर जा रही है, पॉजिटिव, दीज वर कॉल्ड पॉजिटिव रेज। देखो मैंने कहीं भी एनोड रेज नहीं लिखा है। अगर आपसे पूछें कि कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा सही है, एनोड रेज कहना ज्यादा सही है या पॉजिटिव रेज कहना ज्यादा सही है, तो क्या बोलोगे मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो क्या बोलोगे आप लोग, क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे बेटा पॉजिटिव रेज। एनोड रेज नहीं बोलना है, एनोड रेज टेक्निकली गलत होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए, अगर कोई ऑप्शन ही ना हो तो फिर तो पंगा ही कोई नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन क्या हो, पॉजिटिव रेज भी हो और एनोड रेज भी हो, तो आप पॉजिटिव रेज बोलेंगे, एनोड रेज नहीं बोलेंगे। एक बात और, परफोरेटेड कैथोड कॉज ग्लो ऑन द अपोजिट वॉल ऑफ द एनोड। नो बेटा, परफोरेटेड कैथोड से ग्लो नहीं हुई। ग्लो किसकी वजह से हुई, वो पार्टिकल्स जो जाके अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, वो पार्टिकल ग्लास वॉल के ऊपर हमने क्या किया, एक फोटो, जो फोटो सेंसिटिव कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर। तो फोटो सेंसिटिव कोटिंग की वजह से जब भी कोई वहां पे जाके टक्कर मारता है, उससे सेंटिलेशन या ग्लो क्रिएट होती है, वो दिखता है हमें। तो याद रखना है, तो इन रेज को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेज। याद रहेगा डॉक्टर्स। देखो एक मिसकंसेप्शन आपका दूर हो गया होगा। कितने बच्चे आज से पहले इन्हें एनोड रेज ही बोलते थे, लेकिन अब से आज के बाद याद रखना है, क्वेश्चन में अगर एनोड रे ऑप्शन भी हो और पॉजिटिव रेज भी ऑप्शन हो, तो पॉजिटिव लगाना है, एनोड रेज आपको -1 देगा सीधे। और अगर पॉजिटिव रेज ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो हमारे पास ऑप्शन ही कुछ नहीं बचा, हमें उसी के साथ जाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनके लिए अगर मैं पॉजिटिव रेज के बारे में बात करूं, तो इन पॉजिटिव रेज के लिए सबसे पहली बात गाइस, सबसे पहली बात क्या होती है, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ये बात पता चल गई, कैसे पता चलेगी, बिकॉज दे कास्ट द शैडो, डार्क शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, सो दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात क्या है, कैरी, ये क्या कैरी करती है, मच हायर एनर्जी देन सीआर। ये सीआर से ज्यादा, सीआर का मतलब यहां गिदड़ नहीं है, सीआर का मतलब कैथोड रेज है, याद रखिएगा। सीआर नहीं बोल रहा हूं, C.R बोल रहा हूं, तो याद रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, कैरी मच हायर एनर्जी देन कैथोड रेज। नेक्स्ट, डू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू
नॉट प्रोड्यूस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, याद रखेंगे ये बात दिमाग में रखें आप लोग, दे यानी एनोड रेज या पॉजिटिव रेज डू नॉट प्रोड्यूस एक्स-रेज, ये एक्स-रे प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ये एक्स-रे को प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैवी मेटालिक सरफेस के साथ कोलाइड करने पे, ये उनके अंदर इंपिंज होने के बावजूद भी एक्स-रेज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट, E/M वैल्यू इज वेरिएबल। E/M वैल्यू क्या होती है बेटा, इनकी वेरिएबल होती है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए क्या होती है, ये मैक्सिमम। हाइड्रोजन के लिए क्या होती है बेटा, ये मैक्सिमम होती है। हाइड्रोजन के लिए क्या होती है, मैक्स। मैक्स का तो मालूम है ना, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, मैक्स दीवाना बना दे, होगा ना एडवर्टाइजमेंट, सोनी का आता था, सोनी सेट मैक्स। तो याद रखना है यहां पे हाइड्रोजन एनर्जी क्या है इनके, हाइड्रोजन के लिए E/M वैल्यू क्या है, E/M वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो हमारे पास M क्या होगा, M होगा मिनिमम। तो हमें पता चल गया ये जो हाइड्रोजन से पार्टिकल निकल के आ रहा है इसका मास क्या है, इसे क्या बोला गया H+, और ये इसका नाम यहां से क्या पड़ा, प्रोटॉन। सो इट इज नथिंग बट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सो एनोड रेज आर नथिंग बट मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स, न्यूक्लियाई नहीं, न्यूक्लियाई सिर्फ हाइड्रोजन में होता है, तो हाइड्रोजन के केस में न्यूक्लियाई है, बाकी के केस में न्यूक्लियाई नहीं है, ये बात याद रखनी है। तो चलिए बेटा, सर दोबारा बता दो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, नवीन शर्मा जी थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा है ना, बढ़ाइए चीजों को, कोई बात नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दें, लाइक्स वहीं पे रुकी हुई हैं, आप लोग लाइक्स को नहीं बढ़ा रहे हैं, दैट इज रियली बैड ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से बता देता हूं, यहां से देखो एनोड रेज क्या होती हैं बेटा, सबसे पहले शर्मा जी आपके लिए, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं ऐसे, ओके। दूसरी बात, ये क्या होती है, विच हायर, एनोड रेज क्या होती हैं, दे मच हायर एनर्जी, दे पोजेस मच हायर एनर्जी, CARRY, कैरी मच हायर एनर्जी देन कैथोड रेज, क्योंकि इनके पास मास क्या है, ज्यादा है, मास ऑफ एनोड रेज क्या होता है, मच ग्रेटर देन मास ऑफ कैथोड रेज। तो ये बात आपको पता चल गई, कैथोड रे पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। शर्मा जी बात समझ में आ रही है, वो बहुत ज्यादा होगी, ओके। अखिलेश को बात समझ में आ गई। अब देखिएगा नेक्स्ट पे, दे डू नॉट प्रोड्यूस एक्स रेज, ये एक्स रेज को प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। कैसे, अगर मैं यहां पे एनोड रेज लूं, मैंने क्या किया, एनोड रेज ली, जिसको मैं पॉजिटिव रेज बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, पॉजिटिव रेज। इन पॉजिटिव रेज को मैंने यहां से लिया और एक हैवी मेटल यहां पे ले लूं, तो जब ये उस पे स्ट्राइक करेंगी तो यहां से, इधर से एक्स रेज नहीं आएंगी, यहां पे एक्स रेज, नो एक्स रेज, कोई एक्स रे प्रोड्यूस नहीं होगा। जबकि अगर मैं यहां पे क्या लेता, कैथोड रेज, तो एक्स रेज प्रोड्यूस हो जाती, ठीक है ना, बशर्ते कि मेटल क्या होता, टारगेट मेटल क्या होती, हैवी मेटल, क्या होता है ये, हैवी मेटल, जैसे कि सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड एटसेट्रा। तो ये क्या कर देती है, टंगस्टन, तो उस पे क्या कर देती है, ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं, जबकि एनोड रेज नहीं करती। डिफरेंस हो गया। आगे इनके ऊपर क्या होता है, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये मैं बता चुका हूं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये किस साइड में झुकेंगे, किस साइड में टिल्ट कर जाएंगे, मुड़ जाएंगे, ये डिफ्लेक्ट होंगी जिधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो दे डेविएट टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, शोइंग दैट दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। इनके पास क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। तो चलिए मुस्कान बेटा समझ में आ रहा है, देखिए बहुत बच्चे बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। अब नवीन शर्मा बोल रहे हैं, चलिए थैंक यू नवीन। आप लोगों का देखिए यहां पे कमेंट को पढ़ा जाता है और कई बार छूट भी जाता है, तो बेटा प्लीज आप लोग बताया करें कि ये आप बता दें, वरना टेलीग्राम ऐप पे जरूर भेजें, आप उसका रिपीट करूंगा मैं। तो यहां पे आगे आते हैं, तो इन एनोड रेज को, इनके लिए E/M वैल्यू क्या होती है, E/M वैल्यू होती है 9.57 इंटू 10⁻⁴ कितना, इंटू 10⁻⁴ कूलम/ग्राम, ओके। इसके आसपास कुछ होती है, निकाल सकते हो आप वैल्यूज, 10⁻⁶ या 4। सो ये जो E/M वैल्यू है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो E/M वैल्यू है जो मैं लिखने जा रहा था वो मैं लिख नहीं पाया, ये जो E/M वैल्यू है, इससे पहले याद रखना है, ये जो E/M वैल्यू है यहां पे, ये क्या थी बेटा, E/M वैल्यू इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है, गैस टू गैस चेंज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस के लिए E/M वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। तो यहां से जब हम निकालते हैं E वैल्यू हम निकालते हैं तो आ जाता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और M वैल्यू यहां से कितनी आ जाती है हमारे पास, M की वैल्यू पता है हाइड्रोजन के लिए कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो ये हमें पता चल गया
कि इस प्रोटॉन के इस मास को क्या बोला गया, इसे बोला गया प्रोटॉन। सो दिस इज नथिंग बट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये कुछ नहीं था, सिर्फ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था। तो ये कैथोड रेज के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई, इन बातों को आप याद रखेंगे। E/m वैल्यू आप याद रखें, कैसे आ जाती है 9.576 इंटू 10⁻⁴ कूलम्स पर ग्राम आती है, किलोग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हो, 7 हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप याद रखेंगे, और एक बात और मैंने आपको पिछली स्लाइड में प्रूव कर दी कि एनोड रेज में क्या होता है, गैस टू गैस चेंज होती है, जबकि कैथोड रेज कभी भी चेंज नहीं होती है। E/m वैल्यू क्या होगी, यहां पे कांस्टेंट होगी। एक बात और, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्जेस ऑफ कैथोड रेज एंड एनोड रेज। तो बेटा याद रखना है स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ये नीट का क्वेश्चन है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज अपॉन मास। तो आप चार्ज अपॉन मास फॉर इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या करोगे, चार्ज अपॉन मास फॉर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा हमारे पास 1840 के आसपास। वही ऑप्शन दे रखा है नीट के पेपर में, जरूर चेक करना आप एक बार, ठीक है ना। कैलकुलेशंस आपकी थोड़ा सुपर फास्ट होनी चाहिए। तो चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ जाएं बेटा। एक बार देख लेता हूं कि मेरे प्यारे डॉक्टर लोग क्या बात कर रहे हैं। ओके, याद हो गई मुस्कान, यस। डॉक्टर विप्लव सर एकदम अच्छे से आ गया, थैंक यू विप्लव। यस, कपिल गौतम, हाय कपिल गौतम, हाउ आर यू। मुस्कान, यस मुस्कान, डॉक्टर आमिर, डॉक्टर रोमी, गुलशन, यस दीपांशु। दीपांशु E/m को क्या बोलते हैं, E/m क्या होता है बेटा, ऑल। दीपांशु मीन्स ऑल। E/m चार्ज अपॉन मास रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। व्हाट डू वी कॉल दैट, स्पेसिफिक चार्ज। हम उसे स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, ये बात याद रखनी है। नवीन शर्मा, यस शर्मा जी याद रखना है, सही पकड़े हैं। मुस्कान बोल रही है सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही बेटा। तो चलिए आगे, आप लोग डायलॉग्स बड़ा याद रखते हो, दैट इज वेरी नाइस। तो करिश्मा, यस मैं भी सर, यस समझ गए आप भी। तो चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे। सुरभि, सिमरन, प्रतीक, अदिति, ओके, तुषार, एवरीवन, ओके यू आर रॉकिंग गाइस। आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन रॉकिंग तभी है जब आप लोग ये 100 लाइक्स जो हम शॉर्ट है इसे जल्दी से पूरा कर दो। तो जल्दी से अब नेक्स्ट पे आते हैं, जरा ध्यान दें। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आ रहा हूं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अभी 1 मिनट के लिए आप देखिएगा बेटा, लाइव को 1 मिनट के लिए साइड में रखें, अभी सिर्फ सोचें क्या हुआ। जेम्स चैडविक ने 1932, ओके जेम्स चैडविक ने क्या किया, ही बम्बार्डेड बेरिलियम न्यूक्लियस विद अल्फा पार्टिकल्स। उसने बम्बार्डमेंट कर दिया किसके ऊपर, बेरिलियम न्यूक्लियस के ऊपर, किसका, अल्फा पार्टिकल्स का। व्हाट ही ऑब्जर्व्ड that some kind of new radiations were produced which were not deflected by electric or magnetic fields. These radiations were called, इसके बाद के लाइन पे ध्यान देना, these radiations were called neutrons by Rutherford जेम्स चैडविक का टीचर था, ये बात याद रखिएगा। ओके तो रदरफोर्ड जेम्स चैडविक का टीचर था, तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो चलिए याद रखना है, ये जो जिनको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, ये न्यूट्रॉन नाम किसने दिया, नेम्ड बाय NAMED, नेम्ड बाय रदरफोर्ड ने ही इनका नाम रखा था। प्रोटॉन का नाम और न्यूट्रॉन का नाम किसने रखा है, रदरफोर्ड ने ही रखा है। डिस्कवर इसने किसने किया था, रदरफोर्ड के एक स्टूडेंट ने, जिसका नाम था जेम्स चैडविक। तो याद रखेंगे यहां पे हमारे पास क्या है, बेरिलियम न्यूक्लियस कितना होता है 4Be9, उसके ऊपर क्या किया 2He4 अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। इमीडिएटली किसने, जेम्स चैडविक ने देखा कि पूरा सिस्टम क्या पड़ गया, ब्लैक। वहां से क्या बना 6 कार्बन 12 प्लस एक नया सब्सटेंस बना 0N1। और एक बात और भी याद रखिएगा डॉक्टर्स, ये जो बना है सब्सटेंस, उसने चैडविक ने आगे रिसर्च की इसके ऊपर और पाया, ही फाउंड दैट कि ये पार्टिकल बहुत जल्दी टूट जाता है, 17 मिनट के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये 17 मिनट के अंदर इट गेट्स डिकेड। तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है न्यूट्रॉन की, वो क्या होती है, सिर्फ 17 मिनट में टूट जाता है। 17 मिनट में हाफ लाइफ, जानते हो ना हाफ लाइफ टाइम, तो हाफ लाइफ टाइम इसका कितना होता है, सिर्फ 17 मिनट्स। इसके लिए क्या होता है बेटा, टी हाफ। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है वो याद रखेंगे, टी हाफ इसके लिए क्या होता है 17 मिनट्स। इमीडिएटली क्या हो जाता है 0N1 टूट के बना देता है 1, ओके P1 प्लस -1 E0,
समझ गए? ये क्या है हमारे पास? प्रोटॉन, और ये क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। तो ये बात याद रखनी है, ये न्यूक्लियर, ये एक रिएक्शन हो जाती है वहां पे, तो यानी न्यूट्रॉन मीडियम में अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, ये न्यूक्लियस में ही एग्जिस्ट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। अगर बाहर लाए तो 17 मिनट में टूट के क्या बना देता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखेंगे बेटा। तो चलिए, अभी रुके रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आपका पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ये लाइक वाला जो सिलसिला में चलता रहेगा। तो यहां पे देखें एक बार, जेम्स चैडविक बम्बार्डेड, और उसने देखा ये नए रेडिएशन बने। ये रेडिएशन क्या थे? न्यू रेज। ये क्या थे? न्यू रेडिएशंस। ये जो न्यू रेडिएशंस थे, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे। इसका मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ये क्या, इनके लिए क्या था? शॉर्ट लास्टिंग थे, 17 मिनट के अंदर हाफ लाइफ थी, टूट के क्या बन जाता था? ये न्यूक्लियस में, यानी न्यूक्लियर फोर्सेस के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें भी कन्वर्जन चलता रहता है। वो बातें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको मैं। तो याद रखना है, न्यूट्रॉन टूट के क्या बना रहा था? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और 17 मिनट्स के अंदर। ये बात याद रखेंगे। सर ये 17 मिनट्स, बेटा ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है। अगर मैं, आपने बोला कि मेरा वजन 65 किलोग्राम है, तो आप बोलोगे 65 किलोग्राम मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं बोलूंगा बेटा ये तो मेजर्ड वैल्यू है ना, आपने मेजर किया उसे। तो जस्ट लाइक दैट, जब हम क्या करते हैं, किसका? न्यूट्रॉन का, हम क्या करते हैं बेटा? उसका टी हाफ लाइफ टाइम मेजर करते हैं, तो वो कितना आता है? 17 मिनट्स आता है, ठीक है ना? और न्यूक्लियर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती है, ये जिनको जानते हैं वो जरूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। कोर्स आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट, ठीक? लेकिन डिटेल बहुत जरूरी है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे कैलकुलेट नहीं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करना पड़ेगा। इस चैप्टर में न्यूक्लियर केमिस्ट्री के डिटेल्स नहीं जाएंगे। अब मैं आपको जरा फंडामेंटल पार्टिकल्स बता देता हूं। हमारे पास 3 पार्टिकल मिल गए। पहला क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। दूसरे भाई साहब क्या थे हमारे पास? यहां पे देखिएगा, दूसरे हमारे पास भाई साहब थे प्रोटॉन, और तीसरे ताऊजी हमारे पास क्या थे? न्यूट्रॉन। ताऊजी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस न्यूट्रॉन ने दुनिया में आज तक भी तहलका मचा के रखा है। इस न्यूट्रॉन की वजह से ही 1940 में न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप हुआ, और इस न्यूट्रॉन की वजह से ही आप जानते हो आज की डेट में हम लोग सारे के सारे एटॉमिक बॉम्ब्स के ऊपर बैठे हुए हैं। तो याद रखेंगे, या ये भाई साहब पहले, ये फिर उसके बाद ये ताऊजी निकले। इन सब की डिस्कवरी के बारे में डिटेल आपके सामने है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 1 दिस AMU। ये किसमें है? AMU में। रिलेटिव मास की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके ऊपर चार्ज कितना है? चार्ज, अप्रोक्सीमेट रिलेटिव चार्ज, ये कितना हमारे पास? -1 यूनिट। ऐसे ही मास इन किलोग्राम्स कितना? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट क्या है? AMU। ऐसे ही इसके ऊपर चार्ज कितना है? +1। इसका मास कितना है? ये रहा मास, ये किसमें है? ग्राम्स में। किलोग्राम बनाना चाहो तो ये किलोग्राम में है। किसमें है? ये किलोग्राम में। मास किसमें है? किलोग्राम में लिखा हुआ होगा, देखो किलोग्राम। ऐसे ही हमारे पास किसके? न्यूट्रॉन के लिए आ जाता है। यानी न्यूट्रॉन का मास में और प्रोटॉन के मास में डिफरेंस देखिएगा आप लोग, कितना है? न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675, प्रोटॉन का मास होता है 1.6729। यस, एग्जैक्ट मास यही होता है। तो बात समझ में आपको आ गई बेटा? तो आकाश मॉड्यूल भी आप डाउट्स पूछ सकते हो, किसी से भी पूछो आप। यस, हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ था ब्लास्ट, जिसमें लाखों लोग 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मारे गए। यस विक्रम चक्रवर्ती, यू हैव अ क्वेश्चन, पोस्ट इट राइट नाउ। जल्दी से आप क्वेश्चन को पोस्ट करें, लेकिन अब जल्दी से आप लाइक भी बढ़ाएं, अब डल नहीं हो जाएं आप लोग। 400 का टारगेट है हमारा, फटाफट से। थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं मैं, क्योंकि मेरे सामने मुझे नजर आ रहा है कि टाइम बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब हम बात कर लेते हैं जरा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की, फटाफट से। थॉमसन एटॉमिक मॉडल की आप लाइक्स बढ़ाते रहे, मैं देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है बेटा। तो चलिए ध्यान दें यहां पे, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, हालांकि वाहियात मॉडल है पूरी तरह से, इसमें कोई एज सच था नहीं। उसने देखा और सीधे सीधे, क्या तरबूज खा रहा होगा तो दिमाग में तरबूज ही था उसके, समझ रहे हो? सीधे सीधे उसने क्या बोल दिया कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला उसने? एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हालांकि ये सारे रूल, सारी रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। क्यों? एनसीईआरटी में दिया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, समझ रहे हो? तो इसलिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, तो याद रखना है। तो ये बेटा याद रखें, बढ़ाते जाएं आप लाइक्स को, ध्यान से सुने। क्या हमारे पास? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। व्हाट इज इट? जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रपोज किया 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में। उसने बोला दैट एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, ओके, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड जस्ट लाइक रेजिन्स इन पुडिंग और सीड्स इन वाटरमेलन। समझ गए? सो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर, जैसे कि आपने कभी तरबूज खाया, उसके अंदर बीज भरे हुए होते हैं ना अंदर,
ब्लैक ब्लैक देखा होगा आपने, देखा है ना, तरबूज, तरबूज के अंदर जो बीज भरे होते हैं, जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड जस्ट लाइक रेजिन्स इन पुडिंग और सीड्स इन वाटरमेलन। ये बात उन्होंने बोली। अब याद रखना है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है हमारे पास, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या है ये, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसमें क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। कंडीशन क्या थी, उसने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेकिंग एटम, ये क्या कर देता है, मेकिंग एटम एज अ होल न्यूट्रल, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो उसने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, जो कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम अभी पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान ना दें, इतना काफी आप लोगों के लिए। क्या होता है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, दोबारा से बोल रहा हूं, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड जस्ट लाइक रेजिन्स इन पुडिंग। तरबूज भेजने शुरू कर दिए बच्चों ने, इसका मतलब समझ में आ गया है। जल्दी से बेटा, आज अगर हम शॉर्ट रहे 400 लाइक से, मुस्कान एंड ऑल, सो दैट विल बी, याद रखना है, दैट विल बी योर, है ना, लेस मीन्स आप लोग कंजूसी कर रहे हैं गुरु दक्षिणा में देन। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, अब मैं आप लोगों को, अब मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, अब आप लोग प्लीज आपस में बात ना करें, क्योंकि अब हम उस पार्ट पे आ चुके हैं जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है क्या, सुनना जरा एक बार ध्यान से। आप लोग कितने कीन ऑब्जर्वर हो, अंदाजा लगाओ इस बात को। अगर आप रदरफोर्ड की जो थीसिस है उसे पढ़ेंगे तो यू विल बी सरप्राइज टू नो, क्या रदरफोर्ड लगातार, रदरफोर्ड के साथ साथ और भी कई साइंटिस्ट, कौन कौन से, मैक्स प्लैंक, और भी कई सारे साइंटिस्ट थे जो ब्रिलियंट थे, जिन्होंने पूरी साइंस को चेंज करके रख दिया। वो साइंस सब के सब लगे हुए हैं क्योंकि वो एटम का मास निकाल रहे थे। तो उस चक्कर में वो क्या कर रहे थे, डिफरेंट ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बाद वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने पे लगे हुए थे। उससे क्या हो रहा था, रदरफोर्ड ने हजारों एक्सपेरिमेंट किए। तो रदरफोर्ड की ओरिजिनल थीसिस में लिखा हुआ है कि रात को लगभग 11:30-12 के आसपास वहां पे दौड़ते हुए उसका एक, कौन सा, शागिर्द जानते हो, शागिर्द क्या होता है, स्टूडेंट, जो रिसर्च पे लगा रखा था उसने, आए, वो बोले सर एक बार एक ऑब्जर्वेशन आप रीड कीजिए। रदरफोर्ड ने गया और उसने देखा कि बाय 20,000 पार्टिकल्स पर सेकंड में से एक पार्टिकल सिर्फ 0.47 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ। कितने पे, ध्यान से सुनना, 0.47 डिग्री के एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ। सारे प्रोटॉन क्या, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल क्या थे, एक जैसे थे, सबने एक जैसी यूनिफॉर्म थी सबकी, समझ गए, अगर होती तो सारे के सारे एक जैसे दिखते थे। अब उसके बावजूद भी एक पार्टिकल, एक या दो पार्टिकल सिर्फ 0.47 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुए, एंड ही गॉट इट, दैट इज व्हाई ही वाज ग्रेट। सोचिए आप जरा इस चीज को, आप इमेजिन कीजिएगा कि 20,000 पार्टिकल पर सेकंड जा रहे हैं, गोल्ड फॉइल के अंदर से पास हो रहे हैं, उनमें से एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ, एक दो पार्टिकल, एंड ही नोटिस्ड इट इमीडिएटली, ही इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, उसने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी बम्बार्डमेंट की, एंड नाउ ही ऑब्जर्व्ड दैट मोर एंड मोर पार्टिकल्स गॉट स्कैटर्ड। अब उसने देखा कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल स्कैटर होना शुरू हो गए। गोल्ड यहां पे फॉइल क्यों लिया गया था, क्योंकि गोल्ड के न्यूक्लियस में ज्यादा, उसका न्यूक्लियस बड़ा है। छोटा लेंगे तो क्या होगा, टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, बड़ा लेंगे तो टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए उसने गोल्ड को लिया था, हैवी न्यूक्लियाई लिया था उसने, न्यूक्लियस लिया था। तो दोबारा से सुन लो बेटा, अब आप देखो जरा एक बार, 0.47 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ था पहला पार्टिकल, जो उसने नोटिस किया है। आप ओरिजिनल थीसिस एक्सेस कर सकते हो, आज की डेट में हर चीज अवेलेबल है। तो याद रखना है क्या था हमारे पास, ध्यान से सुनिए कि जब व्हेन लिखता है कि आई वाज सरप्राइज्ड टू नो व्हेन आई सॉ अ पार्टिकल गेटिंग डिफ्लेक्टेड, द कॉज वाज हाउएवर अनसर्टेन। ये बात उसने लिखी है, सीधे ये उसी की लाइन है। तो अब सुनिए कि उसने क्या किया, पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, बम्बार्डमेंट बढ़ा दी। नाउ मोर एंड मोर पार्टिकल्स स्टार्टेड गेटिंग डिफ्लेक्टेड। सो उसके बारे में अब सुनिए जरा एक बार। रदरफोर्ड, इसे क्या बोलते हैं, रैप्स है, क्या बोलते हैं इसे, रैप्स। रैप्स का मतलब रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट फॉर्म है रैप्स। तो क्या, Rutherford bombarded a heavy metal nucleus with this stream of alpha particles. He observed that 99% of the alpha particles went straight. इसका मतलब अंदर से मसाला क्या है, खाली है। आप भी ट्राई कर सकते हो घर पे, जरूर ट्राई कीजिएगा। इधर अल्फा पार्टिकल डाले, अगर इधर से सीधा निकल जाए तो मतलब समझ गए हो आप लोग, ठीक है ना। अगर इधर से अल्फा पार्टिकल जाए और इधर बिल्कुल सीधा निकल जाए अनडिफ्लेक्टेड, तो याद रखना है सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा,
इसमें दैट 99% of alpha particles, in fact 99.9% of the alpha particles, कितने 99.9% alpha particles went straight, particles went straight, वो बिना went straight, STRAIGST, ये बात उसने बोली। few of them, कुछ particles, few deflected at small angles, बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हो एंगल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये थीटा है ना। वेरी फ्यू क्या हुआ बेटा, वेरी फ्यू एट लार्ज एंगल्स, वेरी फ्यू एट लार्ज एंगल्स। आप देख सकते हो यहां पे, ये वाला देखिएगा जरा, एक बार अलग कलर से बना रहा हूं, ये वाला आप देखिए यहां पे, ये एंगल क्या है θ2, ये एंगल क्या है θ1, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, साफ साफ दिख रहा है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला, फोर्थ वन, ओके, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू, वेरी वेरी फ्यू मींस वन ऑफ थाउजेंड्स, फ्यू रिटर्न्ड बैक और केम बैक, ओके। इन ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे उसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, देख रहे हो ना आप, ये वापस आ रहा है, ये वाला अल्फा पार्टिकल वापस ही आ गया, मुड़ के ही आ गया वापस। तो उसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। क्या कंक्लूजन्स थे वो, उसने सोचा अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर, जल्दी से, अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। उसने इमेजिन किया कि देयर मस्ट बी सम पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द एटम, बिकॉज जो डिफ्लेक्शंस थे वो क्या थे, यूनिफॉर्म थे, विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड कंटेन्स ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम, and this body was called nucleus by Rutherford। दोबारा से बोल रहा हूं, during the alpha particle scattering experiment 99% of the alpha particles went straight, few of them were deflected at small angles, very few at large angles, one of thousands came back। On the basis of these observations, following conclusions were made। The first conclusion was that there must be a very small body at the center of the atom which is positively charged, okay, and this body must carry almost whole mass of the atom, because बाकी सब मसाला तो खाली था, तो मास गया कहां, उसी के अंदर है मास। आप इतना समझ लें कि अगर दुनिया के सारे एटम्स में से आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को हटा दें, तो जो न्यूक्लियस बचता है वो न्यूक्लियस पॉकेट में आ सकता है, इतनी बड़ी, ठीक है ना। मतलब अब एक हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहा हूं सिर्फ, यानी पॉकेट में रख सकते हो आप उसे, इतना बड़ा साइज नहीं होता है, न्यूक्लियस इतना छोटा होता है। तो समझ गए आप लोग, तो दीज वर कॉल्ड व्हाट। तो चलिए जल्दी से आप, ये बातें आपको समझ में आई अच्छे से। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा सा, अब एम्स लेवल पे जाएंगे, ध्यान से सुनिए। अब हम किस पे जा रहे हैं, एम्स लेवल पे। अल्फा, दिस बॉडी वाज कॉल्ड न्यूक्लियस, याद रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारे पास, द पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ये तो हमारे पास क्या थे बेटा, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी, कंक्लूजन्स इसके आगे हैं। कंक्लूजन्स क्या थे, याद रखेंगे, द पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी एट द सेंटर ऑफ एटम was called nucleus, was called what, nucleus। किसने बोला, रदरफोर्ड का ही काम था ये सब, न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियस के बाद जरा ये टॉपिक कंप्लीट कराते ही मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा, तो आप प्लीज ध्यान दें। उसने बोला कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, प्लीज ध्यान देंगे आप लोग अभी, नो कमेंट्स, नो लाइक्स, नथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग, जस्ट प्लीज फोकस, ओके। आप 400 का टारगेट मुझे मालूम है, जब भी बोलूंगा पूरा कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे पास क्या बेटा, न्यूक्लियस है, क्या ये मैंने मान लिया न्यूक्लियस है। प्लीज पे अटेंशन डॉक्टर्स, अल्फा पार्टिकल यहां से गया, अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है, जाते जाते एक एंगल पे मुड़ गया, तो ये इसका ओरिजिनल पाथ था, इस एंगल पे वो मुड़ा, ध्यान से देखिएगा, इस एंगल पे वो मुड़ा, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसे, स्कैटरिंग एंगल। व्हाट इज इट, स्कैटरिंग एंगल। सो स्कैटरिंग एंगल थीटा। तो याद रखना है कितने पार्टिकल मुड़े, यहां पे अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड कितने हो जाएं, एन थीटा, जो थीटा पे मुड़ रहे हैं वो कितने हो जाएं, एन थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड। क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, जो पार्टिकल क्या किए गए, स्कैटर हुए, जो बिखर गए पार्टिकल्स, तो एन थीटा इज नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड। तो याद रखना है एन थीटा, बेटा ये बात याद रखनी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई
is directly proportional to z square and theta is directly proportional to z square and theta is inversely proportional to sin raised to the power 4 theta by 2। मतलब समझिएगा, साइन की रेंज और डोमेन आपको मालूम है अच्छे से, महेंद्र सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान देंगे बेटा, ये बात दिमाग में रखनी है कि एन थीटा किन किन बातों पे डिपेंड करता है। एन थीटा क्या है यहां पे डॉक्टर्स, जल्दी से, वो पार्टिकल जो थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। एन थीटा क्या है यहां पे, जो पार्टिकल थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए उनको क्या बोलेंगे हम लोग, या अभी ध्यान से याद रखेंगे बेटा, ये छोटी छोटी बातें आपको चैंपियन बनाएंगी, तो इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड कितना है, एन थीटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन थीटा एट थीटा एंगल पे कितने हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई। ये जो एन आई है यहां पे, ये क्या हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बम्बार्डेड, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे उतने ही क्या होगा, उनके निशाने पे लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। कभी मेले में गए हो ना, आपने देखते हैं दंबूक से गुब्बारे फोड़ते हैं हम लोग, देखा है कि नहीं देखा है, दंबूक से गुब्बारे फोड़ने वाली जो एक्सरसाइज है की है कि नहीं की है, आप जरूर कीजिएगा। अगर आप वहां पे क्या करेंगे, 3-4 राउंड मारेंगे तो एक गुब्बारा जरूर फोड़ दोगे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर अल्फा पार्टिकल ज्यादा होंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अल्फा पार्टिकल अगर ज्यादा होंगे, दंबूक तो जानते हो बेटा, तो बेटा दंबूक का मतलब होता है बंदूक, तो बंदूक से गुब्बारे फोड़ने वाली एक्सरसाइज याद रखनी है। तो यहां पे एन आई क्या है हमारे पास, एन आई में लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बम्बार्डेड, पार्टिकल्स बम्बार्डेड, BARDED, ओके। याद रखना है यहां पे हमारे पास थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल में लिख चुका हूं, थीटा क्या है हमारे पास, स्कैटरिंग एंगल। और एक चीज और मैं बता देता हूं यहां पे आपको, ये जो हमारे पास जी है यहां पे, z इज इक्वल टू क्या है, एटॉमिक नंबर, z इज इक्वल टू क्या है, एटॉमिक नंबर। तो अब देखो यहां से, यानी हमें पता चल गया एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई इंटू जी स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, साइन रेज टू द पावर 4 थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। यानी अगर आप एटॉमिक नंबर डबल कर दोगे, अगर एटॉमिक नंबर क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, तो पार्टिकल स्कैटर्ड कितने हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे, 2 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है बात, तो ये बात याद रखनी है आपने। अगर आप देखो यहां पे, जब एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 होगा, जब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा, तो क्या होगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू दिख रहा है ना साफ साफ, 1 हो जाएगी। इसका मतलब 180 पे पार्टिकल बहुत कम स्कैटर होंगे और कम एंगल पे पार्टिकल ज्यादा स्कैटर होंगे, ये बात याद रखनी है। इस पे क्वेश्चन मैं आपको अगले क्लास में जरूर कराने वाला हूं, ये बात क्लियर है बिल्कुल आपको, महिमा एंड ऑल। जल्दी से, दंबूक का मतलब बंदूक ही होता है, ये बात सही है। जल्दी से हम लोग 40 लाइक शॉट हैं बेटा, तो आप लोग, आपके पास 1 मिनट है, देखते हैं आप तूफान मचा सकते हो कि नहीं। कितनी लाइक शॉट है हम लोग, 40, 400 से 40 कम है, तो जल्दी से आप लोग एक फटाफट से देखें। यहां पे हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। लाइक करते जाओ लगातार, भले ही मैं देख रहा हूं या नहीं, आप लाइक बढ़ाते जाएंगे। इस फॉर्मूले में हमें बाकी चीजों से मतलब नहीं है, जैसे के क्या है यहां पे, के क्या है यहां पे, इलेक्ट्रोस्टैट्स, यानी दैट इज कांस्टेंट, के कांस्टेंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट चीजों पे हमें ध्यान देना भी नहीं है, हमें ध्यान देना है सिर्फ थीटा पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, अल्फा पार्टिकल पे। हमें किस पे ध्यान देना है, देखो ये के ही क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, हमें इस पे भी ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है सिर्फ किस पे, एन पे, एन आई पे, जी पे, जेड पे और थीटा पे। बात समझ में आ गई, तो जल्दी से बेटा इसे देखते हैं। अब आप लोगों के हाथ में बेटा नैया, फटाफट से आप लोग 400 पार लगा दो इसे। तो चलिए, क्लियर है बात बिल्कुल। इसके आगे मैं बढ़ाऊंगा, अगली क्लास में आपको बताऊंगा रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल डिस्टेंस। आप जरा इसे ध्यान से देख लें बेटा, ये फिजिक्स में आता है, मैं आउट ऑफ द फ्रेम हूं अभी। ये क्या हमारे पास फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, इसे बोलते हैं डोका। क्या बोलते हैं इसे, डोका, समझ गए। डोका का मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कल बात करेंगे इसके बारे में, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सिर्फ 19 लाइक शॉट गाइस, सिर्फ 19, फटाफट से बेटा, दिल को सुकून आ जाएगा, जरा जल्दी कर दें आप लोग। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बातें समझ में आ गई आपको, ये मैं कल पढ़ाने वाला हूं आपको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी कल कराऊंगा आपको मैं। ये इस क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं अभी, वरना कुछ लोग पहले से करके बैठ जाएंगे। तो जल्दी फटाफट से, अब सुरभि, डॉक्टर मुस्कान, बेटा आज आप लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाया क्योंकि चैप्टर मजेदार है, तो बात करने का मौका थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है
100% विश्वास है कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। आगे इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे, कम से कम 4 से 6 नई बातें आपको मैंने बताई इसमें। जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे कि एनोड रेज के बारे में मिसकंसेप्शन होता है, वो कहां से निकलती हैं, क्लियर है बात बिल्कुल आपको? तो जल्दी से आप हार्ट्स की बारिश कर दो। डोका 392 पहुंच चुके हैं गाइस, 392, 400 फास्ट, जल्दी से आग लगा दो आज जरा जल्दी से। 397, 3 लाइक शॉट, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से देखते हैं जिसने नहीं किया है जल्दी से गुनाह अजीम करने से बच जाएं फास्ट। चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगातार बैक एंड टीम की तरफ से, हमारी सपोर्ट टीम की तरफ से, देखो 2 लाइक शॉट है, इससे पहले कि क्लिक हो जाए मैं हटना नहीं चाहता, 1 लाइक शॉट। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज दिल बाग बाग हो गया गाइस, 400 हम क्रॉस कर गए ऑलमोस्ट। तो चलिए अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए आप लोग बहुत खुश रहें और कोई बात नहीं है, आज आपने दिल खोल के लाइक्स लौटाई हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। 403 पहुंच गए हम लोग, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय बाय।